सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 1 का ये पहला डेरिवेशन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बोर्ड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियम है। कूलाम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आवेशों के बीच, अब देखिए इनका मतलब मेन रूल यही शुरू होता है कि आवेशों के बीच, मान लेते हैं ये कोई एक आवेश है, ये कोई आवेश है, ये और ये आवेश है, तो मेनली दो पदार्थ है, पदार्थों के ये अणु हैं, ठीक है। ये पदार्थों के दो अणु हैं, दो पदार्थों के अणु। आवेश अभी नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि अभी किसी भी तरह से हमने यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं किया है कि ये दोनों आवेश हैं। ये दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। अभी कूलाम ने एक नियम दिया, कहा कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों पदार्थों के बीच में लगने वाला आकर्षण, यानी कि आकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों, ये जो भी बल है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ये कूलाम ने बताया कि ये कितना होगा और कैसे लगेगा, ठीक है, ये कैसे कार्य करेगा। तो दो पदार्थों के बीच में लगने वाला, दो पदार्थ जो कि आवेशित हों। आवेशित होने का मतलब, देखिए कोई भी पदार्थ आवेशित कब होता है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई भी पदार्थ आवेशित तब होता है जब अगर कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ में अगर घर्षण किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है। ऐसे मान लेते हैं कि इस पदार्थ को हम रगड़ते हैं, इसको घर्षण करते हैं, तो ये जो पदार्थ है, जैसे इसको घर्षण करेंगे, जैसे कि अपने हमारे दोनों हाथ होते हैं, हाथों को दोनों हम जैसे रगड़ते हैं, तो ये दोनों घर्षण के दौरान, रगड़ने के दौरान क्या होता है कि इनमें ये दोनों हीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। किसकी प्रक्रिया कहते हैं? आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। कूलाम भाई साहब ने यही हमें जानकारी दी कि कोई दो पदार्थ जो कि आवेशित हों, फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे आवेशित हुए हैं, दोनों पदार्थ आवेशित हों, यानी आवेशित होने का मतलब दोनों का आपस में घर्षण करा दे तो ये दोनों आवेशित हो जाएंगे। तो यानी कि कोई दो पदार्थ जो कि आवेशित है, तो उनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कितना होगा और किसके बराबर होगा, इसकी जानकारी हमें कूलाम के नियम से मिलती है। तो कूलाम भाई साहब ने सबसे पहले हमें ये बताया कि मान लेते हैं, उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि आपके पास कोई दो अणु है, अणु परमाणु जैसा भी आप समझे, कोई दो अणु अथवा परमाणु आपके पास विद्यमान है, अणु अथवा परमाणु आपके पास विद्यमान है। मान लेते हैं कि इनके ऊपर कुछ चार्ज है, जैसे मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि इस पे प्लस क्यू आवेश है। हम इसे आवेश ना मान करके दो पदार्थ ले लेते हैं, एक ये पदार्थ है हमारा, दूसरा ये पदार्थ है। दोनों, इस वाले पदार्थ पे प्लस क्यू आवेश है, इस वाले पर माइनस क्यू आवेश है। ये पदार्थ परस्पर आर दूरी पर स्थित है। इनके बीच कितनी दूरी है? आर दूरी उपस्थित है, आर दूरी पर ये उपस्थित है। अभी तक क्लियर है कि हमारे पास दो पदार्थ हैं। इसका पहला, ये कोई M1 पदार्थ है, ये कोई M2 पदार्थ है। एक पदार्थ है जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों आर दूरी पर स्थित है। कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणन, यानी कि प्लस क्यू, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। प्लस या माइनस की अभी हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस या माइनस अभी हम ना कहकर इन्हें 1 और 2 कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा, बल पहले और दूसरे आवेश इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा, यानी कि Q1 और Q2 इनका आवेश बढ़ाया जाएगा तो बल भी बढ़ जाएगा। यदि बल बढ़ाएंगे तो आवेश भी अपने आप बढ़ जाएंगे। तो यानी कि एक दूसरे के समानुपाती है, एक दूसरे को बढ़ाएंगे ये। तो हमें ये समझ में आ गया कि इनके अनुसार, ये पहली इक्वेशन हमारी मान लेते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, इसको डॉट बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ये है, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। क्या होगा? इन दोनों के समानुपाती होगा। और हमने इसको पहली इक्वेशन बोल दिया। आगे पढ़ते हैं। आगे कूलाम ने दूसरी इक्वेशन देते हुए ये कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल
इस चीज़ पर भी आधारित करता है कि उनकी दूरी कितनी है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, व्युत का मतलब 1/, में ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर अपनी 2 मान लेते हैं। तो कूलाम भाई साहब से हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि कूलाम ने हमें ये बताया कि कोई दो आवेश, ये आवेश Q है, सॉरी हाँ ये आवेश Q है और ये Q2 है, यानी कि Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं। इन पे चाहे जो भी आवेश हो, चाहे प्लस का आवेश हो चाहे वो माइनस का आवेश हो, कोई भी उससे मतलब हमें नहीं है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब समान रूप से बढ़ेंगे। तथा दूसरा उन्होंने दूसरी समीकरण क्या दिया, दूसरा समीकरण क्या देखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी को आप बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा, बल को आप बढ़ाएंगे तो दूरी घट जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को अब हम एक साथ लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। तो F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो समानुपाती लगा है, ये समानुपात जो लगा है, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल लगाने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। वो कांस्टेंट हमारे पास K है। क्या है, K। ठीक, K डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब ये K क्या है, तो K की जो है वैल्यू CGS पद्धति में K की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। और इस K की वैल्यू SI मात्रक में, यानी कि SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ये बहुत ही याद करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो अभी तक हमने इसमें प्राप्त किया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। हमें अभी तक ये प्राप्त हुआ है और हमने अब K की वैल्यू पता चल गई है। K की वैल्यू हमारे पास है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ की पुट अप कर देते हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो देखा आपने कितना इजी है कूलाम का नियम। अगर आप बहुत इसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं, एक बार दो बार आप इसको रिपीट कर लेते हैं तो ये आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। किन्हीं दो आवेशों के बीच, ये कथन है, ये कूलाम का कथन है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, है ना, किन्हीं दो आवेशों के बीच, वो चाहे फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्लस हो या माइनस हो, कोई भी मतलब नहीं उनसे, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल, यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी यानी R, उनकी बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों की वैल्यू लेकर के हमने क्या किया, यहाँ पे पुट अप कर दी, हमने दिखाया। और जैसे ही हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप की, ये समीकरण तीसरा इसको मान लेते हैं हम। जैसे हमने वैल्यू पुट अप की, हमें समानुपात हटाने के लिए, हमें इक्वल लगाने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। कांस्टेंट हमारे पास K है। CGS पद्धति में K की वैल्यू 1 होती है और SI पद्धति में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, हम अपनी इक्वेशन में ये वैल्यू आगे चल के हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। और ये देखिए K इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे वैल्यू फिर से ले रखी है कि ताकि आपको याद हो जाए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधे से वैल्यू हमने रख दी, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलाम का नियम है। ठीक है,
आपको। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये या तो निर्वात है, निर्वात या वायु, है ना, वायु या निर्वात, जो भी आप समझे, वायु की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। या फिर हम इसे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आई होप कि आपको ये कूलाम का नियम समझ में आया होगा। और अगर अभी भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।